बेल के बारे में बात करते हैं डायरेक्टली हम। तो बेल को हमने कहाँ से लिया? बेल का कॉन्सेप्ट कहीं से नहीं आया, बस इस वर्ड से आया है, बेलमेंट। यहीं से उठा लिया हमने, बेलमेंट। अब बेलमेंट का मतलब क्या होता है कि गिविंग समथिंग विद अ कंडीशन दैट सच थिंग शुड बी गिवन बैक व्हेन डिमांडेड। कोई चीज दे दी, गिविंग समथिंग विद अ कंडीशन, और कंडीशन लगा दी। ठीक है, ये कंडीशन क्या है? जब डिमांड की जाएगी तो आप ये जो चीज हमने आपको दी है, यू विल ब्रिंग इट बैक। बस बेल में भी एज इट इज यही हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इतना ही हो रहा है बेल के अंदर। अभी यहाँ पर बस खाली सिचुएशन ये है कि बेल के अंदर जो हमारा अक्यूज होता है, उस अक्यूज को हम हैंड ओवर करते हैं किसे? श्योरिटी को, या इसी को बोलते हैं गारंटर को। हम अक्यूज को हैंड ओवर करते हैं गारंटर को, और उसके ऊपर कंडीशन इंपोज करते हैं। कंडीशन क्या इंपोज करते हैं कि एज एंड व्हेन द अक्यूज्ड इज रिक्वायर्ड बाय द पुलिस और बाय द कोर्ट। जो भी कंडीशन उस बेल के अंदर हम इम्पोज कर रहे हैं, तो उसमें पुलिस के सामने अपियर करने के लिए बोल रहे हैं उसे, या कोर्ट के सामने अपियर कर रहे हैं, तो तुम श्योरिटी और गारंटर, तुम उसे लेकर आओगे, यू विल ब्रिंग हिम। बस इतना ही है बेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्टली बेलमेंट की तरह है। बेलमेंट इज व्हाट? गिविंग समथिंग विद द कंडीशन दैट सच थिंग शुड बी गिवन बैक व्हेन डिमांडेड। And in bail, the accused is handed over to the guarantor or the surety, that is, with a condition that the accused should appear as and when required by the court or by the police. इतना ही। ठीक है, देखते हुए चलना खुद से। है बहुत कुछ डिक्टेट कराने के लिए, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिक्टेट कर पाऊंगा मैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बेल। ठीक है, ये तो मतलब बेल की डेफिनेशन हो गई, बट व्हाट एक्चुअली बेल इज। ठीक है, तो बेल को हम बोलते हैं पूरा प्रोसेस। बेल होता है हमारे सीआरपीसी के अंदर, बेल इज द एंटायर प्रोसेस। पूरे प्रोसेस को हम बेल बोलते हैं। द एंटायर प्रोसेस बाय विच द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। है ना, द अक्यूज्ड इज द एंटायर प्रोसेस बाय विच द अक्यूज्ड इज रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ बेल। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली हो गई। फिर उसके बाद में ऑर्डर भी आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें सबको पता है कि हाँ ये तो होता ही। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि एंटायर प्रोसेस, तो फिर क्या होगा? इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स, श्योरिटी, सिक्योरिटी, है ना, एंड द रिलीजिंग ऑफ द अक्यूज फ्रॉम द जेल। इन सब को इंक्लूड करता है बेल। तो हम बेल को बोलते हैं द एंटायर प्रोसेस बाय विच द अक्यूज्ड इज रिलीज फ्रॉम द कस्टडी, एंड इट इंक्लूड्स बेल बॉन्ड, श्योरिटी, सिक्योरिटी, एटसेट्रा। है ना, दिस इज बेल। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब इनको समझते हैं, बॉन्ड क्या है, श्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है ना। बेल के प्रोसेस में ही इंक्लूड होती हैं ये सब चीजें, अलग अलग हैं सब। ठीक है, बॉन्ड पर आते हैं। ठीक, प्रॉमिस होता है ये, या फिर इसको बोल सकते हो आप कि इट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिक्लेरेशन। प्रॉमिस या फिर डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिक्लेरेशन that as and when required by the court or the police, the accused will appear before the magistrate or the police officer. Okay? Document containing the declaration that as and when the accused is required, he will be appearing before the magistrate or police. ठीक है, अब इसको दो लोग साइन करते हैं। अक्यूज साइन करता है इसे, और श्योरिटी साइन करता है इसे। ठीक है, अक्यूज खुद का बोलेगा कि हाँ आई बाइंड माई सेल्फ, कि मैं जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगा। और श्योरिटी बोलता है कि आई बाइंड माई सेल्फ, कि जब भी कोर्ट इसको बुलाएगी तो मैं इसको लेकर आऊंगा, मैं इसको अपीयर रखूंगा बिफोर द कोर्ट। है ना, ये हमें दे रखा हुआ है शेड्यूल 2 के, मतलब इसका प्रोफॉर्मा, फॉर्म नंबर 6, सॉरी 45। इट इज फॉर्म नंबर 45। और ये तो फॉर्म नंबर 45 में इसका प्रोफॉर्मा दे रखा है, ये हमेशा एफिडेविट के साथ होता है।
एफिडेविट ये साइन करता है, श्योरिटी। ठीक है, बॉन्ड में दोनों के सिग्नेचर्स होंगे एंड दैट बॉन्ड इज ऑलवेज अकम्पनीड विद एन एफिडेविट एंड एफिडेविट विल बी साइंड बाय द श्योरिटी। ठीक है, बॉन्ड क्लियर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस है ये ओवरऑल, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, श्योरिटी। ठीक है, ये श्योरिटी होता है गारंटर। ठीक है, और हिंदी में बोलें तो जमानतदार। ये कोई भी हो सकता है, ये फैमिली, फ्रेंड, एनी पर्सन हु नोज द अक्यूज्ड। ठीक है, एंड इज विलिंग टू टेक पर्सनल गारंटी। ठीक है, उसके पास में प्रॉपर्टी होना जरूरी है कुछ। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर ही लेता है ना, या तो वो एफडी डिपॉजिट कर सकता है ना उस अमाउंट की, या फिर उसकी प्रॉपर्टी होगी, रजिस्ट्री होगी, बही होगी, वॉट एवर इट इज, कोई मकान का मालिक होगा या फिर कोई शॉप का मालिक होगा या फिर कोई जमीन का मालिक होगा, दैट इज श्योरिटी। वो उस जमीन के ऊपर श्योरिटी लेता है। ठीक है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, एनी पर्सन। ठीक है, अब श्योरिटी के साथ में क्या है कि श्योरिटी मिनिमम एक तो होता ही है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता इसके अंदर, लेकिन यस, ही मे बी वन इन वन केस। ठीक है, एंड मेनी इन वन केस, एक केस में एक से ज्यादा भी श्योरिटी हो सकता है। ठीक है, और एक भी नहीं हो और कोर्ट सिर्फ ऑर्डर कर सकता है कि एफडी के ऊपर कर लो। ठीक है, तो जो अक्यूज है वो अपने नाम से एफडी बनवा ले, तो उसके ऊपर तो उस सर्कमस्टांस के अंदर एक भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर कोई श्योरिटी है तो एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, श्योरिटी में कोई डाउट है? ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज आर सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी इज द अमाउंट दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट सच एन अमाउंट शैल बी फॉरफिटेड। ठीक है, तो श्योरिटी प्लस सिक्योरिटी दोनों चीजें लेती है आजकल कोर्ट। श्योरिटी इज द कोर्ट ऑर्डर्स के 50,000 श्योरिटी चाहिए। ठीक है, एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइक अमाउंट, ऑफ द लाइक अमाउंट। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी साइन कौन करता है? ये अक्यूज ही करता है। ठीक है, श्योरिटी कौन साइन कर रहा है? श्योरिटी इज अ पर्सन हु इज अदर देन द अक्यूज, हु इज टेकिंग सिक्योरिटी ऑफ 50,000 on his property, that if the accused does not appear before the court, then you may take that amount or forfeit the 50,000 rupees from the property which I am submitting right now before the court. ठीक है, ये अपने पर्सनल उसके ऊपर, और जो सिक्योरिटी है, ये अक्यूज्ड जो है वो अपने पर्सनल बॉन्ड के ऊपर लेता है, भरता नहीं है अमाउंट ये वाला सिक्योरिटी का। ही डज नॉट डिपॉजिट दिस 50,000 अमाउंट जो कोर्ट ने ऑर्डर करा है ना, इन सिक्योरिटी ऑफ द लाइक अमाउंट, ये वो डिपॉजिट नहीं करता, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी भी नहीं लगाता अक्यूज्ड। ठीक है, बट जस्ट एक व्हाट इट इज एफिडेविट साइन करता है। ठीक है, दैट इन केस इफ आई डू नॉट अपीयर बिफोर द कोर्ट देन दिस मच अमाउंट, मतलब कि लाइक अमाउंट बोला है ना तो 50,000। ठीक है, मुझसे कोर्ट वसूल कर ले, फॉरफीट कर ले। ठीक है, सो दैट इज सिक्योरिटी, दिस इज श्योरिटी। रिमूविंग द बोर्ड। कोई डाउट्स हैं इसके अंदर? प्रैक्टिकली बहुत मतलब कि लोगों को समझ में नहीं आता है, जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में खुद करना स्टार्ट करते हैं तब समझ आता है। फिलहाल में जब हम पढ़ेंगे तो हो सकते हैं डाउट्स हो, लेकिन इन पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, डाउट तो नहीं है इसके अंदर? सर, ये जो सिक्योरिटी वाला अमाउंट होता है ना, ये किसके नॉन अपीयरेंस की वजह से होता है? लाइक जो श्योरिटी वो अपीयर नहीं हो रहा है अक्यूज्ड के। श्योरिटी को अपीयर क्यों करना है कोर्ट में? श्योरिटी थोड़ी अपीयर होगा। नहीं सर, अक्यूज्ड के साथ उसको भी आना होता है। नो नेवर, श्योरिटी कभी नहीं आता। बस श्योरिटी का काम तो ये है कि जैसे सपोज करो एक डेट फिक्स करी, 15th ऑफ जनवरी डेट फिक्स करी, 15th ऑफ जनवरी को अक्यूज्ड नहीं आया, तो अब श्योरिटी को नोटिस भेजा जाएगा कि जो नेक्स्ट डेट है उस पर इसको अक्यूज्ड को सामने रखना, प्रेजेंट रखना, और अगर नहीं रखोगे ना तो तुम्हारे ही 25,000 रुपये हम फॉरफिट कर देंगे या 50,000 रुपये फॉरफिट कर देंगे। ठीक है, अगर एक डेट पर वो अपियर नहीं करता तो, और उसका वारंट निकलता है तो
ठीक है, बेल होने के बाद में वारंट निकाला जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, बेल ग्रांट हो गई, अब एक डेट है, जैसे 15 जनवरी को कोर्ट ने बोला हमारे सामने अपियर रहना, बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अक्यूज को कहीं अर्जेंसी है, किसी ऐसी सिचुएशन में उलझ गया है कि वो नहीं आ सकता, तो यू फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 317 बिफोर द कोर्ट। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 317 कि अक्यूज नहीं आएगा आज, वो कोर्ट बोलता है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डेट पर आ जाए, फिर आप 317 फाइल कर दो, फिर आप 317 फाइल कर दो, कोई परेशानी नहीं, कोर्ट जहां तक आपको एनलार्ज कर रही है। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एक 317 कोर्ट ने आपकी रिजेक्ट कर दी, तो अब वारंट निकल गया, मतलब कोर्ट ने 317 आपकी रिजेक्ट करी तो वारंट इशू हो गया आपके अगेंस्ट में। कोर्ट ने 317 आपकी रिजेक्ट करी, अब हो गया आपका वारंट इशू। ठीक है, ये वारंट इशू होना ना बहुत दिक्कत भरी सिचुएशन होती है। ना व्हाट हैपेंड इज कि सपोज करो आपको बेल मिली हुई थी 50,000 की श्योरिटी पर। ठीक है, तो ये श्योरिटी, वारंट रिलीज हुआ, वारंट के अंदर क्या होगा, डेट दी जाएगी कि आप नहीं आए थे 15th को, 15th ऑफ जैन को आपने अपियर नहीं करा था, नाउ यू विल हैव टू अपियर ऑन 13th जनवरी, 30th जनवरी, है ना। तो जब आप 30th जनवरी को आओगे तो आपको ये जो वारंट है, इस वारंट को कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, जब ये आप वारंट एक बार रिलीज हो गया तो इस श्योरिटी का क्या काम है कि ये श्योरिटी आपको 30th जनवरी को प्रेजेंट रखे। अगर आप 30th जनवरी को प्रेजेंट हो तो इस श्योरिटी का कुछ नहीं होगा, नो प्रॉब्लम विल कम ऑन, है ना, कोई उसका ये 50,000 फॉरफिट नहीं किया जाएगा अगर 30th जनवरी को आपने, मतलब श्योरिटी ने प्रेजेंट रखा अक्यूज को। लेकिन नाउ व्हाट हैपेंड इज कि 30th जनवरी को भी अक्यूज नहीं आया, तो फिर इसका 50,000 फॉरफिट कर सकती है कोर्ट। नाउ द कोर्ट हैज द राइट टू फॉरफिट हिज 50,000 रुपीज, एम जैसी खुल जाती है उसकी। ठीक है, मिसलेनियस जुडिशियल केस, इसके अंदर मनी रिकवरी का केस फाइल हो जाता है, तो इससे श्योरिटी से 50,000 रुपए रिकवर कर लेंगे। एक तो सिचुएशन ये हो गई कि श्योरिटी से 50,000 रुपए रिपेयर करेंगे, लेकिन इन एवरी केस जब ये अपियर नहीं हुआ इस डेट पर, ये वाली डेट पर वो अपियर नहीं हुआ, इन राइटिंग फ्रॉम डेट, इस डेट पर अपियर नहीं हुआ था, उसका वारंट रिलीज हो गया, श्योरिटी की सर्कमस्टांस हमने समझ ली, अक्यूज की सर्कमस्टांस क्या होगी कि 30th जनवरी को जब वो अपियर होगा कोर्ट के सामने तो उसको अगेन बेल करवानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि हम तो रेगुलर बेल जो फाइल करते हैं वो फाइल करते हैं सेक्शन 439 में या 437 में। ठीक है, हम ये रेगुलर बेल फाइल करते हैं, और 436 में अगर बेलेबल ऑफेंस है तो। बट जब वारंट इशू हो जाता है किसी के अगेंस्ट में तो एक और चीज के साथ में फाइल करते हैं, सेक्शन 70 क्लॉज टू रेड विथ वॉट एवर 439, 437 और 436, ये होता है वारंट कैंसिलेशन और ये होती है बेल। अब यहाँ पर इसको बेल एनलार्ज हो जाती है, यूजुअल सर्कमस्टांसेस में कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है, बेल ग्रांट हो गई तो फिर अब ये जो पुराना श्योरिटी था ना, अब इसकी श्योरिटी यूजलेस हो गई, इसके 50,000 फॉरफिट नहीं करे कोर्ट ने, इसको बाहर कर देगी लेकिन कोर्ट, अब ये श्योरिटी गया बाहर, अब यहाँ पर इस स्टेज पर नया श्योरिटी लेकर आओ, ब्रिंग अ न्यू श्योरिटी, तो कोर्ट यहाँ पर अगेन 50,000 का ऑर्डर करेगी एंड आपको नया श्योरिटी लाना पड़ेगा। ये 50,000 का अमाउंट वो श्योरिटी लेकर आएगा, मतलब लेकर नहीं आएगा, वही डॉक्यूमेंट लेकर आएगा उसका। और यस, एक और चीज होती है यहाँ पर, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट में से कुछ अमाउंट भी फॉरफिट करती है, तो यूजुअली वो 1,000 और 2,000 होता है ना, इससे ज्यादा नहीं होता। आपने, जब आपको यहाँ पर बेल ग्रांट हुई थी तो 50,000 की श्योरिटी और 50,000 का लाइक अमाउंट था ना, तो उस 50,000 में से 1 और 2,000 कोर्ट फॉरफिट कर लेती है, पेनल्टी, एज अ पेनल्टी। ज्यादा फॉरफिट नहीं करती है, चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन यूजुअली कोर्ट इतना ज्यादा फॉरफिट नहीं करती। क्लियर है ये सर्कमस्टांस? सर ये आपने न्यू श्योरिटी जब कब बुलाया जाता है, मतलब कब बनाया जाता है इसको? न्यू श्योरिटी तब बनाया जाता है जब एक बार डेट पर आप अपियर नहीं हुए, वारंट इशू हो गया, तो पुराना श्योरिटी जो है उसका काम खत्म, अब वो गया। अब जब नई बेल ग्रांट हुई है तो नया श्योरिटी लेकर आओ, अब पुराना श्योरिटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पुराना श्योरिटी एक बार फेल कर गया ना लेकर आने में, तो अब कोर्ट उस पर फिर से भरोसा नहीं करती। ठीक है, यहाँ पर तक काफी ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान मिल गया। चलो सेक्शन 2 पर आते हैं हम एक बार, कम टू सेक्शन 2A।
2A के अंदर है बेलेबल ऑफेंस, इसको मार्क कर लो पूरे सेक्शन को। डेफिनेशन तो नहीं दे रहा बट डिक्लेरेशन दे रहा है। What it says is bailable offense means an offense which is shown as bailable in the first schedule. First schedule में bailable दे रखा है तो ही bailable होगी, or which is made bailable by any other law for the time being in force, और अगर कोई law define कर रहा है उसे bailable. And non bailable offense means any other offense. ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर अपन एक बार आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल भी हमें दो तरह की क्लासिफिकेशन दे रहा है। Come to the first schedule, लास्ट में से ये जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ना, ये फर्स्ट शेड्यूल ही आपस में दो क्लासिफिकेशन दे रहा है, क्लासिफिकेशन फर्स्ट और क्लासिफिकेशन सेकंड। क्या है वो क्लासिफिकेशन? देखो, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर जो कॉलम नंबर 5 है उसके अंदर दे रखी है ऑफेंसेस, ये आईपीसी के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, कॉलम नंबर 5 विद रिस्पेक्ट टू आईपीसी, है ना। यहाँ पर डिक्लेयर्ड है कि कौन सी ऑफेंस बेलेबल है, कौन सी ऑफेंस नॉन बेलेबल है। अगर आईपीसी के बारे में बात हो रही है तो जो शेड्यूल है ना वो कंक्लूसिव है, वो बता देता है कि कौन सी बेलेबल है, कौन सी नॉन बेलेबल है। इसके कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं आता, एवरीथिंग इज गिवन हियर। अमेंडमेंट है आपके स्टेट में कुछ अलग तो बात अलग है, बाकी तो आईपीसी के अंदर अगर कोई ऑफेंस है, कोई ऑफेंस से चार्ज किया गया है अक्यूज, तो वो ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है वो हम सीधा सीधा यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन 2 इज, आप शेड्यूल के सबसे लास्ट पे आओ, 511 के पास। फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड पार्ट है, ठीक है, दैट इज क्लासिफिकेशन सेकंड। ठीक है, फर्स्ट तो आईपीसी का हो गया कॉलम नंबर 5। सेकंड के अंदर क्या बोल रहे हैं वो कि बेलेबल, नॉन बेलेबल और एनी अदर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, एनी अदर लॉ अदर देन आईपीसी। ठीक है, अब उसमें बेलेबल नॉन बेलेबल हम कैसे देखेंगे? बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो हैं विच आर पनिश्ड, जिनकी पनिशमेंट जो है वो लेस देन 3 years। ठीक है, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 years और विद फाइन, तो वो हो जाएंगी आपकी बेलेबल। ठीक है, और बाकी जितनी भी बच रही हैं 3 साल से ऊपर, इफ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years एंड अपवर्ड्स बट नॉट मोर देन 7 years, 3 years भी है तो भी वो नॉन बेलेबल हो जाएगी। ठीक है, 3 साल या 3 साल से ज्यादा नॉन बेलेबल, और बाकी 3 साल से कम जितनी भी हैं वो सारी की सारी बेलेबल, बस सिंपल। ठीक है, इफ पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years, तो फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल हो जाती है। ठीक है, 7 साल से ज्यादा है, मोर देन, सॉरी, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल हो जाती है। खैर वो अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम बेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, 3 साल से कम है तो बेलेबल ऑफेंस, 3 साल से ज्यादा है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अभी बेलेबल नॉन बेलेबल क्या है? बेलेबल ऑफेंस जहां पर बेल जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है। ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट, वहां पर अक्यूज का राइट होता है बेल लेने का, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा बेल की 436 में, एंड ही विल बी ग्रांटेड बेल। वहां ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करे। यस, श्योरिटी सिक्योरिटी जो भी दिल चाहे वो लगा दे, मजिस्ट्रेट जो भी दिल चाहे उसका वो श्योरिटी सिक्योरिटी लगा दे, वैसे तो रीजनेबल होती है हमेशा, बट इट इज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन बेल तो उसे ग्रांट करना पड़ी। इस सिचुएशन में भी अक्यूज जेल जा सकता है, पता है आपको, बेलेबल ऑफेंस के अंदर भी अक्यूज जेल जा सकता है। किस सिचुएशन में? जब बेल ग्रांट हो गई और वो श्योरिटी सिक्योरिटी नहीं लेकर आया। मजिस्ट्रेट ग्रांटेड हिम बेल और मजिस्ट्रेट ने बोला कि 10,000 की श्योरिटी जमा करो और लाइक अमाउंट की सिक्योरिटी जमा करो। ठीक है, तो जो श्योरिटी है वो नहीं लेकर आ पाया। ठीक है, अगर वो श्योरिटी नहीं लेकर आएगा तो मजिस्ट्रेट जो है उसे जेल भेज सकता है। श्योरिटी तो आ ही नहीं था, ऑब्वियसली अक्यूज को जेल भेज सकता है। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर हम पर्सनल बॉन्ड के ऊपर रिलीज करने की प्रेयर कर सकते हैं कि आप जेल मत भेजो, पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज कर दो, हम नेक्स्ट डेट जो भी आप दोगे या फिर कल या परसों या जो भी आप सही समझो उस पर हम श्योरिटी ले आएंगे। तो मजिस्ट्रेट का अब यहाँ डिस्क्रिशन है पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज करने का। ठीक है, पर्सनल बॉन्ड पर भी रिलीज कर सकता है वो अगर वो चाहे तो, लेकिन अगर चाहे कि नहीं करना तो ना करे, अब यहाँ डिस्क्रिशन हो जाएगा। बट बेल तो उसे एज अ मैटर ऑफ राइट मिलेगी। ठीक है, बेल होने के बावजूद भी उसे रिलीज तभी किया जाएगा जब वो श्योरिटी या सिक्योर एंड सिक्योरिटी दोनों लेकर आएगा। ठीक है, एम आई क्लियर?
डाउट है इसमें कुछ? सर सिक्योरिटी तो मतलब बाद में दी जाती है ना, फिर नहीं आता है तो फिर आपने अभी सिक्योरिटी इज बताया था नथिंग। ना कि मतलब वो ऐसे सबमिट नहीं की जाती है, इफ ही फेल्स देन वो एफिडेविट वगैरह साइन करता है। हाँ, सिक्योरिटी की कोई परेशानी नहीं है, सिक्योरिटी इज पर्सनल बॉन्ड ओनली, लेकिन श्योरिटी की परेशानी है। सिक्योरिटी तो वो उसी टाइम पर बॉन्ड भर के दे देगा कि ये लीजिए मैं 50,000 की अपनी या 10,000 की अपनी सिक्योरिटी दे रहा हूँ, लेकिन श्योरिटी लेकर आना जरूरी है, एंड श्योरिटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर श्योरिटी नहीं लाया तो जेल, या फिर वहां पर उसको पर्सनल बॉन्ड के ऊपर रिलीज कर दिया जाए, श्योरिटी नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर हम डिपॉजिट कर दें। ठीक है, और कुछ इसमें है ना? क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हमारी नॉन वेलेबल ऑफेंसेस। नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के अंदर यहाँ पर डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, ठीक है, कि ग्रांट करना है बेल या नहीं करना है ना, यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। अब इसको कंप्लीट डिस्क्रिशन बोल लो, ठीक है, या फिर जुडिशियल डिस्क्रिशन बोल लो। ठीक है, जुडिशियल डिस्क्रिशन के अंदर रीजनेबिलिटी आ जाती है, रीजनेबिलिटी कि इसके पहले कोर्ट्स ने क्या करा है। ठीक है, इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर कोर्ट्स ने क्या करा है इसके पहले, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन है, जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के अंदर रीजनेबिलिटी आ जाती है। रीजनेबिलिटी अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली ऊपर की जो कोर्ट्स हैं दे आर मच मोर रीजनेबल देन द लोअर कोर्ट्स, तो फिर उन कोर्ट्स को वो वाले जजमेंट्स फॉलो करना रहते हैं। वैसे इस स्टेज पर जजमेंट्स जो हैं वो बाउंड करने चाहिए, जो ऊपर की कोर्ट्स के जजमेंट्स जो हैं वो बाइंडिंग होने चाहिए नीचे की कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, बट डिस्क्रिशन है अगेन। चलो, ये वाला जो एक हमारा जो रूल है जो मैंने पहले बताया था आपको कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, ये बोला गया है इस केस के अंदर। स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया, 1978 सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया, 1978 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोला गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहाँ तक सब क्लियर चल रहा है? कोई डाउट नहीं ना? अब ओवरऑल समझ में आ रही होंगी बेल की सर्कमस्टांसेस कि अगर बेल ग्रांट करती है कोर्ट तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है, और अगर बेल डिनाई करती है तो कोई कोर्ट से पूछने वाला नहीं है ना। कोर्ट कभी भी बाउंड नहीं है किसी से। ठीक, चलो कुछ सर्कमस्टांसेस है नॉन अवेलेबल ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, वो लिख लो। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू राइट इट इन एग्जाम, और फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एंटीसिपेटरी बेल पर मूव करेंगे। ठीक है, राइट।